साथियों, ये जो विषय है केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस और बीजेपी ओबीसी को जाति आधारित गिनती ना कराकर ओबीसी के लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व विहीन करना एक ब्राह्मणी षड्यंत्र है, एक गंभीर चर्चा। ये विषय चर्चा करने के लिए 1871 को अंग्रेजों के द्वारा ये जाति आधारित गिनती का कार्यक्रम शुरू किया गया और ये निर्बाध गति से 1871 से लेकर 1931 तक ये जनगणना का, जाति आधारित जनगणना का कार्यक्रम अंग्रेजों के द्वारा रेगुलर चलता रहा। उन्होंने इसको रोका नहीं, वो करते रहे लगातार। उसके पीछे अंग्रेजों की जो विचार करने की मेथड है और सारे दुनिया को उन्होंने एक देन दी है, ऐसा मैं मानता हूं। वो है डॉक्यूमेंटेशन। तो अंग्रेजों ने ये सारा डाटा इकट्ठा करने का कार्य किया। ये वैसे देखा जाए तो हैरान करने वाली बात है कि ये डाटा उन्होंने क्यों कलेक्ट किया होगा, इसके पीछे क्या मकसद रहा होगा। क्योंकि उन्होंने इस डाटा को करने के पीछे इन लोगों के संख्या के आधार पर कोई विकास का कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, ऐसी कोई सोच अंग्रेजों के दिखाई नहीं देती। फिर क्या मकसद था अंग्रेजों का, क्या मकसद था ऐसा करने के पीछे, ये डाटा कलेक्ट करने के पीछे क्या मकसद रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। मुफ्ती साहब, मेरा कार्यक्रम चल रहा है, बाद में बात करता हूं। हो सकता है कि भारत की जो सामाजिक स्थिति है, जिसको वो कई सालों से भारत में रहकर जान गए थे, जानने की वजह से वो ये सारा का सारा डाटा विस्तार से डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हो और कुछ राजनीतिक रूप से उसका फायदा भी उठाना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। मगर ये निश्चित रूप से विचार करने वाली बात है कि अंग्रेज लोग घोषित रूप से विदेशी होने के बावजूद भी उन्होंने इन सभी लोगों का, शेड्यूल कास्ट के लोगों का, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का डाटा कलेक्ट करने का काम किया। तो ये जो डाटा कलेक्ट करने का काम किया उन्होंने, ये डाटा आज हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डाटा है। इसका उपयोग जो है भारत के राजनीति में सामाजिक आर्थिक विकास के दृष्टि से ये डाटा अभी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। इतनी महत्वपूर्ण बात है, ऐसा कहा जा सकता है। अंग्रेज लोग घोषित रूप से विदेशी थे, इसके बावजूद भी उन्होंने ये डाटा कलेक्ट करने का काम किया। ब्राह्मण लोग घोषित रूप से विदेशी नहीं थे, ब्राह्मण खुद जानते हैं कि वो विदेशी है, मगर उन्होंने
इसे सार्वजनिक रूप से हम विदेशी है ऐसा घोषित करने का काम नहीं किया, बल्कि इस पर पर्दा डालने का काम किया। मगर अंदरूनी ब्राह्मण इस बात को जानते थे कि वो विदेशी है, वो भारतीय नहीं है। तो अगर हम ब्राह्मणों को भी विदेशी मान ले और अंग्रेजों को भी विदेशी मान ले, तो दो विदेशियों में एक विदेशी डाटा कलेक्ट करने के लिए सत्ता का उपयोग करता है और दूसरा जो ब्राह्मण विदेशी है वो डाटा कलेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं है, बिल्कुल भी राजी नहीं है। ये हैरान करने वाली बात है। और ब्राह्मण लोग भी दूसरों की तरह अपने आप को मूल्यवासी कहते रहते हैं, जबकि वो जानते हैं अंदर से सारी कि वो भारतीय नहीं है, विदेशी है। तो ये जो उनका व्यवहार है, ये जो ब्राह्मणों का व्यवहार है, ये व्यवहार एक प्रकार से डिटर्मिन एनिमी का है, दृढ़ निश्चयी शत्रु का है, ऐसा कहा जा सकता है। यानी शत्रुत्व का उन्होंने त्याग किया ही नहीं। इतनी ज्यादा संख्या लोगों की है, ये संख्या भी लोगों को मालूम नहीं होनी चाहिए। इससे मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है, ये भी खबरदारी ले रहे। ये वजह है जिसकी वजह से उन्होंने रोकने का काम किया, ये जाति आधारित गिनती रोकने का काम किया है, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी गिनती के संबंध में एक और बात भी कही जा सकती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर भी हम लोगों को निश्चित रूप से आज के मौके पर विचार करना चाहिए, क्योंकि मौके पर ही कोई बात कही जा सकती है। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे। उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित गिनती रोका, होने नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू ने केवल इतना ही काम नहीं किया, और दूसरा एक महत्वपूर्ण काम किया कि उन्होंने कानून बनाया, जाति आधारित गिनती को रोकने का कानून बनाया, क्योंकि अंग्रेजों का कानून था जाति आधारित गिनती का, तो इसलिए उसको रोकना जरूरी था। इसलिए उन्होंने 48 में कानून बनाया जाति आधारित गिनती का, रोकने का कानून बनाया। और उसके आधार पर 1951 में उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित गिनती को रोका। जाति आधारित गिनती को रोका जवाहरलाल नेहरू ही 61 में प्रधानमंत्री थे। हर 10 साल बाद ये गिनती होती थी, तो दूसरे 10 साल का जब टर्म आया तो जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फिर रोका। 71 में जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, फिर उन्होंने रोका। '77 में जनता पार्टी का जो प्रयोग हुआ, वो उस दौरान भूतपूर्व कांग्रेसी मोरारजी देसाई गुजराती ब्राह्मण देश के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। उनके सामने भी गिनती का मामला था, क्योंकि 81 में जो गिनती होना है या नहीं होना है, 81 में गिनती होना है या नहीं होना है, सेंसस कमिश्नर इसका प्रस्ताव 3 साल पहले सरकार के पास भेजती है, क्योंकि 3 साल तक देश भर में उसकी तैयारी होती है। और हर बार जब गिनती होती है
तो उसकी तैयारी होती है और बहुत सारी नई बातें उसमें डेवलप की जाती है, नई बातें जोड़ी जाती है। तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस समय भी, 3 साल पहले ये प्रस्ताव आया होगा नियम के अनुसार। तो मोरारजी देसाई भी गुजराती ब्राह्मण थे, उन्होंने इसको रोका। जनता पार्टी का प्रयोग ज्यादा देर नहीं चला और वो सरकार गिर गई 18 महीने में। फिर चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी 81 में। तो फिर ये गिनती करने का जब समय आया, फिर इंदिरा गांधी ने इसको रोक लगा दी। वैसे तो मोरारजी देसाई ने ही रोक लगाई थी। रोक लगा दी। 91 में नरसिंह राव, साउथ इंडियन काला ब्राह्मण जो है वो प्रधानमंत्री था, फिर उन्होंने रोका। 2001 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण था। 2011 में मनमोहन सिंह सरदार थे, बाय रिलीजन सिख थे, गुरु के बंदे थे। गुरुओं ने पिछड़े वर्ग के साथ न्याय किया तो लोगों ने सोचा कि ये गुरु का बंदा है तो ये पिछड़े वर्ग के साथ न्याय करेगा। मगर कांग्रेस जो ब्राह्मणों की पार्टी थी, उन्होंने उसको प्रधानमंत्री बनाया था और वास्तविक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं थे। वास्तविक प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी थे, क्योंकि 67 जीओएम बनाए गए थे मनमोहन सिंह के समय में, 67। तो 67 में से 63 जीओएम के चेयरमैन अकेले प्रणब मुखर्जी ही थे। यानी सारे क्रिटिकल डिसीजन जो है वो जीओएम में होते थे। हाँ, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे मगर वो अर्थ मंत्रालय का ही काम देखते थे और प्रधानमंत्री का सारा काम है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सबूत के साथ बता रहा हूं। मगर डायरेक्ट प्रणब मुखर्जी की बात सामने ना आए, इसलिए एक तरीका डेवलप किया गया था कि जीओएम बनाया जाएगा 3 मंत्रियों का। तो प्रणब मुखर्जी के साथ जिन मंत्रियों को दिया जाता था उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि प्रणब मुखर्जी के विरोध में जाकर कोई काम करे। तो प्रणब मुखर्जी ही सारे पॉलिटिकल डिसीजन लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि मनमोहन सिंह जो है वो दिखावे के लिए प्रधानमंत्री थे और वास्तविक प्रधानमंत्री का पद जो है प्रणब मुखर्जी ही देख रहे थे। और बहुत बार जो लोकसभा में अपोजिशन पार्टी को राजनीतिक जवाब देने का मामला आता था तो मनमोहन सिंह जवाब नहीं देते थे, जवाब प्रणब मुखर्जी ही देते थे। सरकार का संसद में जो बचाव करने का काम है, जो प्रधानमंत्री का काम होता है, वो सारा काम जो है वो प्रणब मुखर्जी करते थे। और इसके अलावा एक और जानकारी है, जब कैबिनेट की मीटिंग होती थी तो मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी को कैबिनेट के मीटिंग में प्रधानमंत्री होकर, प्रणब मुखर्जी जो अर्थमंत्री हुआ करते थे उनको सर बोलते थे। क्योंकि प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी के समय में तो उन्होंने मनमोहन सिंह को और गवर्नर बनाया था रिजर्व बैंक का। तो वो उस समय उनको अर्थ मंत्रालय के पास जाना पड़ता था तो वो हमेशा प्रणब मुखर्जी को सर बोलते थे। तो वो आदत थी प्रणब मुखर्जी को सर बोलने की। तो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर बने तो कैबिनेट की मीटिंग होती थी, तो वो उस मीटिंग में भी मनमोहन सिंह उनको सर ही बोलते थे।
तो ऐसी जानकारी सामने आई कि प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अगर कैबिनेट के मीटिंग में आप मुझे सर कहेंगे तो अगले बार से मैं कैबिनेट मीटिंग में आना बंद कर दूंगा, ये आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा जो खेल है छुपकर करने का, जो कुछ भी बदमाशी हम करते जरूर है मगर कोशिश करते हैं कि छुपकर करें। तो वो मालूम हो जाएगा, लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए। और आप सर कहने से, मीटिंग में सर कहते रहते सबको मालूम हो जाता है। तो ये सारी बातों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि मनमोहन सिंह नामधारी प्रधानमंत्री थे, दिखाने के लिए प्रधानमंत्री थे, क्योंकि सोनिया गांधी को इस बात का डर था कि प्रणब मुखर्जी इंडिविजुअल लेवल पर बौद्धिक दृष्टि से इतने सक्षम है कि यदि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो वो नियंत्रण में नहीं रहेंगे और प्रधानमंत्री का पद रहेगा तो हो सकता है कि सारे मंत्री जो है उनका ही साथ दे। कांग्रेस वाले सत्ता से भूखे लोग होते हैं। तो मनमोहन सिंह को हम लोग नियंत्रण में कर सकते हैं, या उनके पास ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है कि वो सोनिया गांधी के घराने के विरोध में जाने की हिम्मत कर सके। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए पर्दे के पीछे से सारा प्रधानमंत्री पद का काम प्रणब मुखर्जी देखते थे। तो जब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेने का मामला आया तो मनमोहन सिंह ने इसके लिए भी एक जीवोम बनाया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई और उसका चेयरमैन प्रणब मुखर्जी को बना दिया। यानी फिर वो प्रणब मुखर्जी को ही निर्णय करने का अधिकार दे दिया। यानी सारे पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो प्रणब मुखर्जी ही लेते थे। अभी तक मनमोहन सिंह की ऑटोबायोग्राफी आई कि नहीं आई पता नहीं है मार्केट में, और अगर आई हो तो ये इसके बारे में जानकारी है ये कि नहीं है, क्योंकि वो देखना जरूरी होगा। तो उसके बाद में, मनमोहन सिंह के बाद में 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए और ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा है और ओबीसी ही प्रधानमंत्री है। ये पहली बार हुआ ऐसा कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती करनी है और ओबीसी का ही प्रधानमंत्री है। तो ओबीसी का ही प्रधानमंत्री ओबीसी की ही जाति आधारित गिनती करने के लिए राजी नहीं है, ये बात तर्कसंगत नहीं लगती। ये बात तर्कसंगत नहीं लगती। इससे एक बात और सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी के समय में सारे राजनीतिक महत्वपूर्ण और कंट्रोवर्शियल जो डिसीजन है वो सारे के सारे आरएसएस के लोग ले रहे, नरेंद्र मोदी नहीं ले रहे। तो ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करने वाले जो फैसले हैं और ब्राह्मणों के हितों के विरोध में जाने वाले जो फैसले हैं उसमें फैसले लेने का अधिकार जो है नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, वो फैसले लेने का अधिकार आरएसएस के पास है। आरएसएस प्रचार करती है कि हम मंत्रिमंडल के डे टू डे के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये उनका बयान, इस तरह का बयान देना आरएसएस के लोगों का, यही अपने आप में एक सबूत कहा जा सकता है कि ऐसा आपको बोलना क्यों पड़ रहा है। जब कुछ जलता है तभी तो धुआं निकलता है, और जलता ही नहीं है तो धुआं क्यों निकल रहा है। अगर धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब है कुछ न कुछ जल रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी के समय में ओबीसी की जाति आधारित गिनती का फैसला करने का अधिकार आया। ओबीसी की ही जाति आधारित गिनती करने का मामला है और ओबीसी ही प्रधानमंत्री है, और ओबीसी का ही प्रधानमंत्री दिखाई दे रहा है कि वो ओबीसी की जाति आधारित गिनती के विरोध में फैसला कर रहा है। ये स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता, इसे स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। इसलिए ये काम
आरएसएस के लोग कर रहे हैं और आरएसएस के लोग करके ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये खास बात जो है इस संदर्भ में हम लोगों को जानने समझने की है, क्योंकि मैं ये नरेंद्र मोदी के संदर्भ में ये कहता रहता हूँ कि नरेंद्र मोदी इज नॉट रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण, आरएसएस ब्राह्मण्स। तो इस तरह से ये जातीय आधारित गिनती जो है ये रोकने का काम नरेंद्र मोदी ओबीसी का है, वो ये कर नहीं सकता, तो निश्चित रूप से ये आरएसएस के लोगों के द्वारा लिया हुआ फैसला है और उस पर केवल ठप्पा लगाने का काम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, ऐसे कहा जा सकता है।